वेलकम बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सरल रेखा के ग्राफ को कक्षा 11 के फिजिक्स के अध्याय 0 में पढ़ा था। आज हम लोग उस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अन्य ग्राफों की प्रकृति, उनके समीकरण और फिजिक्स में किस तरह से उनको हम उपयोग में लाते हैं ये देखने चल रहे हैं। बिना देर किए हुए आज दूसरे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आकृति, समीकरण, ग्राफ और उदाहरण। पहला आकृति हम लोगों ने पढ़ लिया, सरल रेखा, जिसको आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हो और बिना उसको देखे ये लेक्चर आगे मत बढ़ाइए, बेहतर होगा। अगला ग्राफ हम लोग बेटा देखते हैं, वो है परवलय। परवलय अंग्रेजी में भी जान लो, ये होता है पैराबोला। ठीक है ना, क्या होता है? पैराबोला। कभी कहा जाएगा पैराबोलिक, तो कहा जाएगा परवलयाकार। ठीक, तो पैराबोला क्या होता है? तो पैराबोला की जो पहचान होती है वो क्या होती है ये जान लो, है ना। पहचान क्या होती है? कोई दो चरों का समीकरण, कोई दो चरों का समीकरण जो एक चर में एक घातीय व दूसरे चर में द्विघातीय हो, द्विघातीय हो। परवलय को प्रदर्शित करता है। बहुत आराम से देखना है बच्चों, ये इसकी पहचान हो गई। ठीक है ना। कोई भी दो चरों का समीकरण, जैसे x है, y है, दो चर हैं, y है, z है, z है, x है। इस तरह से जनरली चरों को हम x y से दिखाते हैं गणित में, लेकिन फिजिक्स में वह दो चर बल हो सकते हैं, समय हो सकता है, बल हो सकता है, दूरी हो सकता है। मतलब चर वो हैं जिनमें एक के अकॉर्डिंग दूसरी राशि बदलती है। तो दो चरों का कोई भी समीकरण जो एक चर में एक घातीय हो, यानी कि घात 1 हो, और दूसरे चर की घात 2 हो। यहाँ चर की घातें क्या होती हैं? जो किसी चर की अधिकतम घात होती है वही समीकरण में चर की घात होती है। जैसे x की घात अगर x² + x + 2 है, तो यहाँ x की जो घात अगर पूछा जाएगा क्या है समीकरण की, तो x की घात जो होगी वो मैक्सिमम वाली ली जाएगी, अर्थात 2 ली जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चरों का समीकरण है। पहला समीकरण बेटा इसका हम लोग देखते हैं, ये एक मानक समीकरण है जो गणित में पढ़ाया जाता है, y² = 4ax। बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिमाग लगाना। अब इसका ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा ये हम लोगों को देखना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोगों को कि यह ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा और इस ग्राफ की क्या खासियतें हैं। y² = 4x। बताओ यहाँ चर कौन कौन से हैं? एक x है, एक y है। x की घात 1 है, तो दो चरों का तो है समीकरण ये। x की अधिकतम घात 1 है, y की अधिकतम घात 2 है। तो यह परवलय को प्रदर्शित करेगा, लेकिन कैसी आकृति होती है परवलय की ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पहले इसके अंत बिंदुओं को और प्रारंभिक बिंदुओं को भी ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर x का मान 0 कर दो तो y का मान क्या आएगा? 0। अगर किसी चर में x का मान 0 रखने पर, किसी समीकरण में x का मान 0 रखने पर y का मान भी 0 आ जाता है, तो y और x के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका मतलब है कि वह ग्राफ 0, 0 बिंदु से होकर जाएगा, अर्थात वह ग्राफ मूल बिंदु से होकर जाएगा। तो कोई भी ग्राफ की एक बेसिक चीज़ जान लो कि एक बार एक चर की वैल्यू को हम 0 रखते हैं, अगर अगला चर भी 0 आ जाए तो वह इस ग्राफ में, इस समीकरण में ये इस ओरिजिन से होकर जाएगा, जिसका निर्देशांक 0, 0 होता है। तुम लोग पढ़ चुके हो।
तो यहाँ पर x 0 रखने पर y 0 आ रहा है। अतः यह परवलय क्या होगा, अतः यह परवलय कहाँ से होकर गुजरेगा, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाएगा। यानी कि एक इसकी जो एक क्राइटेरिया है, एक जो इसकी कंडीशन है वो हमको पता चल गई। ठीक, अब यहाँ पर एक और हम चीज़ निकालेंगे, वो बढ़िया चीज़ है। इधर देखो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी y²/4a। ठीक, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे यहाँ तुम्हें ट्रिक बताएंगे, वो ट्रिक हमेशा याद रखना, काम करेगी। x = y²/4a। अच्छा, यहाँ से पता क्या लग रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि x जो है वो धनात्मक है ना। कब, सदैव, ये सदैव धनात्मक है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ क्या लगा हुआ, प्लस, और y की चाहे जो वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू चाहे धन रखो चाहे ऋण रखो, होल स्क्वायर होगा तो धन में रहेगा। 4a धन में है ही, यहाँ आगे क्या लगा है, प्लस लगा है, तो यहाँ पर x हमेशा धनात्मक आएगा, पहली चीज। और x का मान देखो, यहाँ पर एक चीज और देखो, x बराबर, अगर यहाँ पर प्लस y रखो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, चाहे प्लस y रखो तब भी होल स्क्वायर वही आएगा, माइनस y रखो तब भी होल स्क्वायर वही आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि x का मान धनात्मक आ रहा है यहाँ पे, और x का मान प्लस माइनस y के होल स्क्वायर पर भी वही आ रहा है। इसका मतलब है कि x का एक मान y की दो वैल्यूज के लिए मिल सकता है। यानी कि x का धनात्मक मान क्या है, धन y व ऋण y पर एक ही मिलता है, एक ही मिलता है। यानी कि x का एक मान मिल रहा है y के प्लस वैल्यू पर भी और y के माइनस वैल्यू पर भी। यानी कि जैसे y की वैल्यू चाहे +2 रखो तब भी वही वैल्यू आएगा आंसर में, -2 रखो तब भी वही आएगा। यानी कि y का दो मान x के एक मान को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अब धन y भी और ऋण y भी x का एक मान दे रहा है, धन y²/4। यहाँ 4 एक कांस्टेंट है, कोई नियतांक है। तो इस पूरी व्याख्या से पहले पता लग रहा है कि मूल बिंदु से जाएगा, x का मान क्या है, धन है, और x का कै मान मिल रहा है, 1, y के कै मान है यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, प्लस y भी और माइनस y भी। जाहिर सी बात है कि यह ग्राफ x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है, या y की दो वैल्यू पर एक ही x प्रेजेंट हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह ग्राफ अनंत तक नहीं जा सकता, ठीक है ना। इसका अर्थ ये है कि यह ग्राफ स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं है। और तब यह ग्राफ की जब हम इसको ग्राफ के अलग अलग बिंदुओं पर लेकर खींचेंगे तो यह मूल बिंदु से जाएगा, x का एक मान y की दो वैल्यूज के लिए मिलेगा, तब यह ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है। सभी लोग ध्यान देना, ये हमारी x अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष है। चलो देखो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये देखो यहाँ पर x का तुम्हें एक मान मिल रहा है, लेकिन y की कई मान मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ऋण y और यहाँ पर उतनी ही दूरी पर धन y। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, धन y पर भी वही x मिल रहा है, ऋण y पर भी वही x मिल रहा है। तो मूल बिंदु से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। तो ये मूल बिंदु से जाने वाले एक परवलय का समीकरण है। इसमें x का एक मान मिल रहा है, वो भी आगे क्या लगा है, प्लस
तो यक्स का मान प्लस में मिल रहा है, और एक ही यक्स पर जब इसमें हम यक्स के सापेक्ष यहाँ वाई की मान देखते हैं तो इधर प्लस वाई मिल रहा है, इधर माइनस वाई। ये वैल्यू बराबर क्यों है? क्योंकि परवलय जो होता है ये सिमेट्रिक है, सममित है। ठीक, तो इसके उदाहरण को आगे के फिजिक्स के चैप्टरों में हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, तो अभी इसके उदाहरण पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये बेटा सभी लोग नोट कर लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि यक्स बराबर वाई स्क्वायर बाई 2a आ गया। यक्स का मान क्या आ गया? धनात्मक आ गया, और वाई के क्या मान आ गए? 2 मान। अब ध्यान दो, परवलय किधर की ओर झुका रहेगा। अब अगर कोई पूछे ट्रिक बताओ इसकी, कोई ट्रिक, तो यहाँ पर ध्यान दो कि यक्स का मान धन में आएगा, क्लियर हो गया, और वाई के 2 मान के लिए, तो वाई के 2 मान के, अब देखो यहाँ यक्स की घात क्या है? 1 है, वाई की घात क्या है? 2 है, और यक्स का मान क्या आएगा? धनात्मक। इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ धन यक्स अक्ष की तरफ रहेगा, ये हो गया। और ग्राफ का झुकाव किधर रहेगा? तो ग्राफ का झुकाव, यहाँ ट्रिक क्या है कि ग्राफ का झुकाव उसी तरफ होगा जो यक्स का मान होगा। अब यहाँ यक्स क्या है? धन में है, यक्स क्या है? धन में है, तो धन यक्स की तरफ ग्राफ झुकता रहेगा। यहाँ ग्राफ किधर झुक रहा है तो ये अनंत तक जाएगा, लेकिन ग्राफ का जो स्लोप है, ग्राफ का जो ओरिएंटेशन है, ये झुकाव, ये यक्स की तरफ है, ठीक है ना। तो किस तरफ है? यहाँ यक्स का मान क्या है? धन में, यक्स का मान जो आएगा वो धन में आएगा, तो धन यक्स अक्ष की तरफ झुकाव इस तरह के सूत्रों में होगा। ठीक, अब हम इसी को चेंज करते हैं। वाई स्क्वायर बराबर, अगला ये पहला हो गया, अब यहाँ पर हम दूसरा लिखते हैं। दूसरा वाई स्क्वायर बराबर, अब हम यहाँ पर करते हैं अगली चीज़, और ये भी ध्यान में तुम्हें रखना है। वाई स्क्वायर बराबर -4ax। अब देखो, अब यहाँ यक्स का जो मान आएगा वो होगा ऋण वाई स्क्वायर अपान 4a, यानी कि यक्स का मान यहाँ ऋण आना ही आना है, चाहे धन वाई लो चाहे ऋण वाई लो। देखो, तो यक्स का मान यहाँ किधर आना है? ऋण में आ रहा है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ ऋण यक्स अक्ष, यक्स की घात कितनी है? 1 है। हमने बताया जो यक्स की घात, जो घात 1 रहती है उसी तरफ ग्राफ झुकता है, और ये ऋण में आ रहा है, तो इसका मतलब ये ग्राफ ऋण यक्स अक्ष की दिशा में झुकेगा। तो ये धन यक्स अक्ष होती है, ये ऋण यक्ष होती है, तो ये ग्राफ किधर झुकेगा? ऋण अक्ष। तो इस तरह से परवलय बनेगा। देख रहे हो, यहाँ देखो यक्स की वैल्यू क्या आ रही है? ऋण यक्स आ रही है, और वाई की चाहे मान प्लस वाई लो और चाहे माइनस वाई। तो इस तरह से फिजिक्स में हम ग्राफों को पहचानते हैं। यक्स का मान 0 रखो, वाई 0 आएगा, यानी कि मूल बिंदु से होकर जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से तीसरा समीकरण देखते हैं बेटा, यक्स स्क्वायर बराबर 4ay, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा? यक्स स्क्वायर बाई 4a। तो y बराबर चाहे प्लस एक्स लो चाहे माइनस एक्स लो। यहाँ किसकी घात 1 है? जल्दी बोलो, y की घात 1 है। y का मान किस में आ रहा है? यहाँ धन में आ रहा है, तो इसका मतलब यह ग्राफ धन y पर बनेगा और y की तरफ ग्राफ का झुकाव होगा, यानी कि बहुत आसान। अब तुम देखो, ये धन y अक्ष है, ये ऋण y है, ये धन x है, ये ऋण x है। अब क्या करेंगे? यह मूल बिंदु से होकर जाएगा, इस तरह से हो गया। देख रहे, y का मान धन में, तो धन y की तरफ झुकेगा, धन y की तरफ परवलय झुकता रहेगा, हालांकि ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखो, अगर यहाँ पर कोई तुम बनाना चाहो तो देख रहे हो, तो यहाँ पर ऋण x है, यहाँ पर धन x है, और दोनों के लिए y की वैल्यू एक ही मिल रही है। और वो क्या है? y की वैल्यू धन में मिल रही है, ऋण धन x पर भी वही वैल्यू मिल रही है, ऋण x पर भी वही वैल्यू मिल रही है। बड़ा आसान एक ट्रिक हमने बता दी, इस ट्रिक को तुम लोग ध्यान रखना, ठीक। अब हम लोग यही यक्स स्क्वायर बराबर ऋण 4ay करते हैं, तब क्या होगा? यक्स स्क्वायर बराबर
चौथा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a y। तो यहाँ से y की वैल्यू देखो आ जाएगा ऋण एक्स स्क्वायर अपान 4a, यानी कि y की वैल्यू ऋण आनी ही आनी है, चाहे तुम धन एक्स लो और चाहे ऋण। तो y की वैल्यू नेगेटिव, y की घात 1 है, तो जिसकी घात 1 होती है उधर ही झुकता है, और y की घात का मान क्या है, ऋण में है, तो ऋण y की तरफ ये ग्राफ परवलय का झुकेगा। तुम लोगों को इसको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक। अब देखो ये है, ठीक, ऋण एक्स के लिए यहाँ पे देखो y ऋण में आएगा, और यहाँ पर देखो धन एक्स के लिए भी y का मान ऋणात्मक मूल बिंदु से क्यों जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखोगे तो y 0 आएगा, या y 0 रखोगे तो x 0 आएगा, ठीक। अभी हम लोग जब हम समतल में गति पढ़ेंगे तो वहाँ एक प्रश्न पढ़ेंगे कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो जब वहाँ प्रक्षेप का पथ परवलयाकार हम पढ़ेंगे तब दो चरों का समीकरण x और y का आएगा। एक चर में वह समीकरण द्विघातीय होगा और दूसरे चर में वह समीकरण एक घातीय होगा। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। यह आकृति हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट आकृति थी, जिसको हम लोग बोलते हैं परवलय, ठीक है ना। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और वह क्या है, वो हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो है तीसरी आकृति, जिसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त, इसको हम लोग बोलते हैं इलिप्स। दीर्घवृत्त, किसी भी वृत्त को जो हम ऐसे कंप्रेस कर दें, दबा दें, तो जो आकृति मिलती है वो होती है दीर्घवृत्त। इसको हम ओवल नहीं कहेंगे, अंडा नहीं कहेंगे, वो थोड़ा अलग शेप होता है। जब कंप्रेस कर देते हैं थोड़ा से, जैसे सर्किल है इसको दबा दें, तो जब किसी सर्किल को हम ऐसे दबा देते हैं तो कैसे आकृति मिलती है, ये एकदम यूनिफॉर्मली वो क्या होता है, दब जाता है जब कोई चीज़ सर्किल, तो ये ग्राफ मिलता है, ये। तो इस तरह की जो आकृति आती है ये क्या होता है, ये हमारा होता है दीर्घवृत्त होता है। इसमें यह जो दूरी होती है इसको a बोलते हैं। एक तरह से इसकी कह सकते हो कि दीर्घ, इसमें दो अक्षें होती हैं, इसको बोला जाता है दीर्घ अक्ष, और यह वाली अक्ष जो होती है वो होती है लघु अक्ष, ठीक है ना, लघु अक्ष। ये होती है मेजर एक्सिस, ये होती है माइनर एक्सिस। और ए को क्या कहा जाता है, ए को कहा जाता है अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष, ठीक है ना, इसको याद है सेमी मेजर एक्सिस। और बी को क्या कहा जाता है, अर्ध लघु अक्ष, यानी कि सेमी माइनर एक्सिस। कभी कभी इसको कहा जाता है कि दीर्घ अक्ष पर त्रिज्या और लघु अक्ष की त्रिज्या, ऐसा भी कहीं कहीं लिखा जाता है, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका समीकरण क्या होता है। तो इसके समीकरण को हमको याद कर लेना है। ये है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। ये इसका मानक समीकरण है। अगर इस समीकरण को तुम ध्यान दो तो ये दोनों ही चरों में दो घातीय है। तो यदि समीकरण दो चरों का हो व दोनों चरों में द्विघातीय हो, तब यह समीकरण दीर्घवृत्त को प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन कब प्रदर्शित करेगा, जब कोई समीकरण इस रूप का हो तभी यह दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करेगा। अगर दो चरों में द्विघातीय है ये, और एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 हो, यहाँ ए और बी क्या है,
दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की त्रिज्याएं हैं। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ ए और बी एक तरह से नियतांक हैं, जो ये दीर्घ एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ए है, यही दीर्घ अक्ष की आधी होती है त्रिज्या, और यही अर्ध दीर्घ अक्ष कहलाता है, ये अर्ध लघु अक्ष, ठीक। यानी कि ये दीर्घ अक्ष पर त्रिज्या और लघु अक्ष की त्रिज्या। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल हम देने चल रहे हैं, जो कि कंपटीशन में IIT और BHU और कई तरह के कंपटीशन के एग्ज़ाम में आ चुका है। इसको आप लोग ध्यान देने का प्रयास करिएगा। इसको हम एग्जाम्पल में लिखाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या था, इसमें था उदाहरण क्या है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण के विस्थापन और वेग के बीच का ग्राफ है। पहला सरल रेखा, दूसरा परवलय, तीसरा दीर्घवृत्त, चौथा वृत्त। ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का वेग और विस्थापन बीच का ग्राफ कौन सा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम, ये अब तुम लोग इतना नोट कर लो, इस क्वेश्चन को तुम लोगों को इस जगह पे करना है, इस जगह पे, ठीक, ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। हम इसको मिटा के इधर ही करेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो हम ये ग्राफ हटाएंगे, लेकिन तुम्हें कहाँ करना है, इस जगह, ठीक। तो इसी जगह को का हम ग्राफ इधर करने चल रहे हैं, तो तुम लोग ध्यान रखना, हम इसको मिटा कर इधर ही करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक। तो बेटा इसके लिए सरल आवर्त गति तुमको पढ़ना पड़ेगा बाद में। अभी हम तुमको बता दे रहे हैं कि सरल आवर्त गति का जो समीकरण होता है V इक्वल टू होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये होता है सरल आवर्त गति का वेग। यहाँ ओमेगा जो होती है कोणीय वेग होता है। ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग। ए क्या होता है, आयाम, अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। वाई क्या होता है, विस्थापन होता है। तो हमें v और y के बीच का ग्राफ खींचना है। ऐसा लगता है कि v एक घातीय है, y दो घातीय है, तो अक्सर ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि v एक घातीय है, y दो घातीय, तो हो गया परवलय। भाई एक चर में एक घातीय है, एक चर में दो घातीय, हो गया परवलय। लेकिन ये थोड़ा जुदा प्रश्न है, ठीक है ना। तो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, मज़ा आने वाला क्वेश्चन है। कभी कभी लोग कहते हैं क्या, चलो दूसरा कन्फ्यूजन, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का अगर रूट ले लो, भाई ए तो नियतांक ही है, तो वाई स्क्वायर का रूट ले लो, क्या आ जाएगा, वाई। तो वाई की घात एक हो जाएगा, यहाँ वी की घात एक, तो वी की घात एक, वाई की घात एक, तो वी वेग की घात एक और विस्थापन की घात एक। जब दोनों घात एक तो क्या हो जाएगा, सरल रेखा। सरल रेखा टिक कर दो। लेकिन ना तो ये सरल रेखा है और ना ही ये परवलय है, दोनों का कन्फ्यूजन बना रहेगा। और ज़्यादातर 90% लोग या तो परवलय लगाते हैं या तो स्ट्रेट लाइन। लेकिन करते हैं क्या होता है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलो तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से भाग देने पर भाग देते,
तो वी स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपान, अब देखो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपान ओमेगा ए का होल स्क्वायर प्लस ये कट गया वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर 1। अब बताओ ये किस तरह का समीकरण है। v और y के बीच का ग्राफ खींचना है, यानी कि एक चरिये हो गया, एक चरिये, नीचे किसी चीज़ का वर्ग, a का यहाँ ओमेगा a का वर्ग, a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है, बराबर 1 है ही, क्या है ये। अब यहाँ v और y के बीच का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, दीर्घवृत्त होगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस ग्राफ विल बी एन एलिप्स। और यह अगर v है यह y है, तो v का जो ये दूरी होगी ओमेगा a होगी, v अक्ष पर कटा अंतःखंड, और ये वाली अक्ष पर कटा अंतःखंड ये हो जाएगा a। तो इस तरह से इस ग्राफ को हम लोग प्लॉट कर लेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट दीर्घवृत्त का ग्राफ ये होता है। और रट भी लो कि सरल आवर्त गति में वेग और विस्थापन के बीच का जो ग्राफ होता है वह दीर्घवृत्त होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं दीर्घवृत्त के बाद अगला ग्राफ जो हमारा है वो है वृत्त। तो वृत्त जो है वो दीर्घवृत्त का एक स्पेशल केस है। हम लोग देखें कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये क्या है, ये दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त है। अगर इसी में ए और बी बराबर हो जाएं तब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर 1। ए स्क्वायर से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो इसमें दो तरह की त्रिज्याएं थी, एक ए थी यहाँ, एक बी थी, वो ए और बी अब दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब यह भी ए है, यह भी ए है। तो ये एक वृत्त को प्रदर्शित करता है। तो वृत्त का समीकरण क्या हो गया, यह दीर्घवृत्त है। ठीक है, और अगर ये ए और बी बराबर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो गया। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारा वृत्त का समीकरण हो गया। ठीक, कुछ स्पेशल ग्राफ और हम लोगों देखने चल रहे हैं। वो स्पेशल ग्राफ हम लोगों का है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि आयताकार अतिपरवलय। ठीक है, तो एक अतिपरवलय का ग्राफ होता है, वो भी हम लोग देखेंगे और इसी को हम लास्ट ग्राफ करेंगे, है ना। आयताकार अतिपरवलय है ना, हाइपरबोला इसको कहते हैं हम लोग। ये 5वां ग्राफ है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक चीज़ है कि यहाँ भी x की घात 1 होती है, y की घात 1 होती है। यहाँ भी दो चरों का समीकरण होता है, x की घात 1 y की घात 1, लेकिन यहाँ पर x जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y होता है, या y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि y और x एक घात में होने के साथ साथ एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका समीकरण अगर हम देखेंगे तो x इंटू वाई बराबर नियतांक। ठीक, एक्स वाई बराबर क्या है, नियतांक, यानी कि एक्स वाई बराबर हम मान लेते हैं कैपिटल के। तो x व्युत्क्रमानुपाती y हो जाएगा या y व्युत्क्रमानुपाती x। तो इस तरह से जब कोई चीज़ें हों तो x y बराबर क्या होता है, एक नियतांक होगा जिसको k बोलोगे। तो y और x एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हों तब यहाँ पर ग्राफ किस तरह से खींचोगे ये हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ एक चीज़ है कि इसके अंत बिंदु को निकालना बड़ा आसान है। अगर x को यहाँ 0 कर दोगे तो y अनंत हो जाएगा, x बराबर 0 तब 1/0 इन्फिनिटी, और y बराबर अगर 0 करोगे तो
तब x बराबर इन्फिनिटी। इसका मतलब जब x को 0 करोगे, ये x ये y, x को 0 करोगे ये x इधर आता जाएगा तो y अनंत पे चला जाएगा, और जब y को 0 करोगे तो x अनंत पे चला जाएगा। यानी कि यह ग्राफ जो होगा वह दोनों तरफ अनंत तक जाएगा। देखो x बढ़ रहा है अनंत तक, तो x जब अनंत पर जाएगा, इसी का उल्टा भी होगा, x अगर अनंत होगा तब y 0 होगा। वही लिखा है x अनंत y 0 है तो x अनंत, या x अनंत होने पर y 0। तो x जब इन्फिनिटी तक जाएगा तब ये y घटता घटता 0 होगा, तो ये यहाँ पे टच नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से जब x 0 होगा तो y अनंत की तरफ जाएगा, यानी कि x 0 हो रहा है तो y इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ भी ये ग्राफ अनंत तक जाएगा। इस चीज़ को याद रख लो, ये ग्राफ कहीं भी आपस में टच नहीं करेगा, ये टच करेगा कहाँ, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तो बहुत नज़दीक होता नहीं, तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे कि इन्फिनिटी तक जाएगा कहीं ना कहीं मिलेगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा तो कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक, तो बच्चों इस तरह से आज हम लोग कई तरह के ग्राफों को हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके पूरे को तुम लोग नोट बना लो, और बहुत सारे ग्राफों के बारे में हम लोगों ने आज चर्चा की। पिछले लेक्चर में जाकर तुम लोग सरल रेखा के ग्राफ देख लो, परवलय का ग्राफ, दीर्घवृत्त का ग्राफ और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी कि आयताकार अतिपरवलय, इनके ग्राफ को आज हम लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ा। ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम लोग बच्चों डिफरेंशिएशन के बारे में यानी कि अवकलन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कैलकुलस की एक ब्रांच है। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।